हाँ हाँ हो हाँ. Where we going? हाँ 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 हाँ. Well, no. And he started to approach, put his one arm to my shoulder and tried to kiss me for the first time. And Yeah. Oh really? Oh, thank you very much. नमस्कार दोस्तों, जिस देश में अतिथि देवो भव का उदाहरण और नारा दिया जाता है और अतिथि देवो भव को सांस्कृतिक में हमारे माना जाता है, जिस देश के अंदर, उस देश के अंदर आप लोगों ने इस क्लिप के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से इस महिला के साथ छेड़खानी की जा रही है। हम भारत के अंदर अतिथियों को भगवान के रूप में पूजते हैं और मानते हैं, है ना। अतिथियों को आदर और सत्कार दिया जाता है। इसके लिए प्राचीन काल से ही हमारा भारत जो है विख्यात रहा है, प्रसिद्ध रहा है इस मामले में। और आज क्या हो रहा है, आज के समय पर देखा जा रहा है किस तरीके से चीज़ें बदल चुकी हैं, है ना। उनके साथ छेड़खानी हो रही है, उनके साथ गलत व्यवहार और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस पूरे आर्टिकल को, इस पूरे मामले को समझेंगे हम। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है और कई इंसिडेंसेस हो चुके हैं। तो इस पूरे मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या है ये मुद्दा और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि टूरिस्ट पुलिस क्या होता है, इसमें कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक आर्टिकल्स को देखना है और लास्ट तक इस लेक्चर को बने रहना है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आर्टिकल्स आए हुए हैं। साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि जो नोट्स से स्टैटिक पोर्शन को भी लिंक किया है, जैसे कि सार्क और बिम्स्टेक से रिलेटेड पॉइंट है और कुछ इलेक्शन के रिजल्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज के आर्टिकल के अंदर डिस्कस किए हैं। तो लास्ट तक जरूर देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर एन इफेक्टिव टूरिस्ट पुलिस। ये आईजी रह चुके हैं, रिटायर्ड आईजी हैं ये सीआरपीएफ के। तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत प्यारा सा आर्टिकल लिखते हैं और ये बहुत अच्छी बातें यहाँ पे करते हैं, है ना। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं। क्राइम अगेंस्ट द टूरिस्ट एंड द फॉरेन नेशनल अपीयर्स टू बी ऑन द राइज इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर क्राइम हो रहे हैं रिगार्डिंग द टूरिस्ट के अगेंस्ट क्राइम जो हो रहे हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। पहले केस की बात मैं करता हूं। ये देखिए, ये जो केस है 2018 का केस निकल के आता है। केरला सेशन कोर्ट ने यहाँ पे दो आदमियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। किस लिए? फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ द लैटवियन टूरिस्ट इन 2018। तो टूरिस्ट आए देश के अंदर और उनके साथ रेप भी हुआ और उनका मर्डर भी हुआ। 2018 के अंदर इनको सजा सुनाई गई थी, है ना। ये पहला केस है। मैंने जैसे बोला ना कि ये पहला केस नहीं है, ये कई केसेस ऐसे हो चुके हैं। तो पहले केस ये देख लीजिए कि आपके सामने उदाहरण है। दूसरा आप देख लीजिए कि एक 12 साल की बच्ची जो रशिया से आती है, रशियन गर्ल है, 12 साल की बच्ची का होटल के अंदर ही, गोवा के होटल के अंदर ही रेप कर दिया जाता है ना। और साथ ही साथ उसकी माँ उसके साथ ठहरी थी, उसका रेप किया जाता है। और जो रेप करने वाला है वो होटल के अंदर ही काम करने वाला एक कर्मचारी होता है। ये दूसरा केस आपके सामने है। तीसरा आप देखेंगे कि इराकी कपल्स आते हैं होटल गुरुग्राम के अंदर। उन्हें ट्रीटमेंट होता है, हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे वो आते हैं और मेंडांटा हॉस्पिटल के अंदर रुकते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसकी पुलिस में एक्यूज किया जाता है, इन्हें एक्यूज किया कि अक्टूबर 23 के अंदर उन्हें पोजिंग किया गया, मिसक्रीनेट्स किया गया है उनके साथ, है ना। कपल्स जो है $15,000 हैं और द कपल है सेव फॉर द ट्रीटमेंट के लिए सेव कर लिया गया। तो उन सब से ये पैसा वगैरह छीना गया, लिया गया, चेक किया गया। ये बहुत सारे ऐसे केसेस निकल को आते हैं सामने। फिर अगेंस्ट एक केस निकल के आता है कि September 2 को ब्रिटिश वुमेन लॉयर लॉस्ट complaint of sexual misconduct against the cab driver who was ferrying her from the airport to hotel in South Delhi। साउथ दिल्ली के अंदर वो एयरपोर्ट से होटल की ओर ले जाता है और उसी बीच उनसे मिसकंडक्ट करता है। इसकी जो खबर जो है, ऐसा कंप्लेन लॉन्च की गई। एक ब्रिटिश वुमेन लॉयर थी। तो ये लॉयर को नहीं छोड़ा गया, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कितनी ज़्यादा अनसेफ है ना। यूके के अंदर 2 विद इन द अराइवल, 2 दिन के अंदर यूके से वो आई थी, तो वहाँ पे अराइवल की विद इन द 2 डेज यहाँ पे इन्हें छोड़ना पड़ गया देश को, है ना। इस तरीके से उनके साथ मिसकंडक्ट हुए। तो ये क्या हो रहा है, ये आज समाज किस दिशा में जा रहा है, हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा।
वुमेन आर मोर प्रोन टू सेक्सुअल अट्रैक्ट बाय द क्रिमिनल्स द प्रोन इन टूरिस्ट डेस्टिनेटर्स। जरूरी है कि इसके ऊपर हम कुछ कदम उठाएं, है ना। ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, कुछ जो केसेस हैं, कुछ केसेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसको पीडीएफ को जाके रीड कर लेना है। टेलीग्राम में इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा होता है और गवर्नमेंट का डेटा होता है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एग्जाम के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। दिल्ली रिकॉर्ड करता है 27 केसेस ऑफ द क्राइम अगेंस्ट द फॉरेनर लास्ट ईयर। पिछले साल 27 केसेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर क्राइम होते हैं फॉरेनर्स के अगेंस्ट में। ये थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है। 62 केसेस जहां पे होते हैं 2020 के अंदर देखने को मिला था और 123 केसेस जो है 2019 के अंदर देखने को मिला था। तो मैं भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा केसेस कम हो रहे हैं। राजस्थान वहीं पे शार्प रिडक्शन देखने को मिलता है, क्राइम जो है देखने को मिलता है, कम होते हैं। जैसे कि 16 जो है क्राइम हुए थे 2019 के अंदर, 4 क्राइम 2020 के अंदर देखने को मिले थे और 2 केसेस लास्ट ईयर देखने को मिले थे 2021 के अंदर। 2022 का डेटा अभी तक आया नहीं, जैसे आता है तो वो भी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिक्लाइन द टूरिस्ट अराइवल ड्यू टू कोविड-19। इसका एक रीजन बहुत बड़ा ये भी हो सकता है कि जो टूरिस्ट के अराइवल हैं वो तेजी से गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो ये रीजन भी हो सकता है। बात करता हूं मैं यहां पे कि 29 फॉरेनर्स वेयर मर्डर इन द लास्ट 3 ईयर्स। 29 फॉरेनर्स का मर्डर कर दिया गया। सोचिए, किसी देश के अंदर अगर 29 लोगों का मर्डर हो जाता है, जो फॉरेनर्स बाहर से आ रहे हैं उनका मर्डर हो जाता है, तो क्या कोई यहां पे आएगा या नहीं आएगा? आप लोग खुद बताइए, है ना। फॉरेनर तेजी से कम होंगे कि नहीं होंगे? टूरिस्ट क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? टूरिस्ट इंडस्ट्री कम होगी कि नहीं होगी? होगी। While the 14 foreigners fell victim of the last रेप के विक्टिम बनते हैं 14 फॉरेनर्स। ये डेटा दिया गया है। 16 were raped in 2020 and 12 were in 2019। तो रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। 12 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 14 हुआ। इस तरीके से क्या हो रहा है, इन्फ्लक्चुएट हो रहा है केसेस, है ना। एस मेनी एज 15 केसेस असॉल्ट के 15 केसेस देखने को मिले थे, है ना। 14 कंप्लेंट्स ऑफ द चीटिंग के 14 कंप्लेंट देखने को मिले। 142 केसेस ऑफ द थ्रेट, मतलब उनसे चोरी वगैरह के केसेस देखने को मिलेंगे। 142 केसेस देखने को मिले थे, है ना। टूरिस्ट के साथ क्यों इतना ज्यादा क्राइम तेजी से बढ़ रहा है? क्राइम अगेंस्ट द फॉरेनर नॉट ओनली डेंट आवर इमेजेस। ये आप डायरेक्टली पॉइंट अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। क्या कि जो क्राइम अगेंस्ट द फॉरेनर है, फॉरेनर्स के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ना अपनी इमेज को, ग्लोबली इमेज को डाउन करता है, बट ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट। जो इनफ्लो है टूरिस्ट का, मतलब पैसों का और टूरिज्म का इनफ्लो कंट्रीज के अंदर हो रहा, वो तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। विच इज द वाइटल सोर्स ऑफ इनकम, जो कि हमारा वाइटल सोर्स ऑफ इनकम है हमारी कंट्री का। टूरिज्म हैपेंस वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेनर एक्सचेंज अर्नर ऑफ इंडिया, है ना। ये आपको याद रखना है। मैं अर्निंग की बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 30.6 बिलियन जो है अर्निंग हमें हुई थी 2019 के अंदर, जो कि डिक्लाइन हो गई है। अभी 6.958 बिलियन जो है 2020 के अंदर देखने को मिलती है। हाँ, ये हो सकता है कोविड-19 की वजह से हो, और ऑब्वियसली रीजन है कोविड-19 की वजह से ही होगा। मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है इस साल। पिछले लास्ट ईयर 8.797 बिलियन का लास्ट ईयर जो है इंक्रीज देखने को मिला है। और मैं बात करता हूं यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट अराइवल 2024 तक हम बात कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक प्रिडिक्शन है ये हमारा कि 13.34 मिलियन जो है फॉरेनर्स यहाँ पे अराइव कर सकते हैं। ये हमारा जो है ऑप्टिमिस्टिकल एक प्रिडिक्शन है ना। प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट, जरूरी क्या है, हम क्या आवश्यकता है, क्या वे फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं, क्या आवश्यकता है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर द टूरिस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन अ कोलैबोरेशन विद द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को BPRD के साथ हाथ मिला के कोलैबोरेट करके क्या करना चाहिए, जैसे कि क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है न्यू दिल्ली के अंदर 19 अक्टूबर 2022 को ये ऑर्गेनाइज की है। और सेंसिटिव द स्पेसिफिक, इस इशू को सेंसिटिव बताया गया है और इसके ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या लेके आए, यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस स्कीम एट द पैन इंडिया लेवल लाने की आवश्यकता है। ये दिल्ली में तो इंप्लीमेंट हो रहा है, दिल्ली के अंदर इन्होंने किया है टूरिज्म पुलिस, मतलब पुलिस टूरिस्ट पुलिस के कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिस्ट पुलिस लेके आए हैं, जो
ऑल इंडिया लेवल में आवश्यकता हो चुकी है कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट करें. In a past few years, it has not been given the kind of attention to deserve. The status that have tourist police, जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट पुलिस की आवश्यकता है. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, मध्य प्रदेश है ना, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, केरला, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे टूरिज्म जो है तेज़ी से जाता है. तो कम से कम इन स्टेट्स के अंदर, पैन इंडिया लेवल पे इन स्टेट्स के अंदर सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि G20 का समिट जो है फोर्थ कमिंग आने वाले G20 का समिट मेजबानी हम कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी हमारे पास है. तो तेजी से टूरिज्म देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर. तो क्या जरूरत है हमें करने की? द टूरिस्ट पुलिस स्कीम BPRD हैज ब्रॉड बुकलेट ऑन द टूरिस्ट पुलिस स्कीम. क्लियर? BPRD ने क्या लेके आई? एक ब्रॉड लेके आई, एक बुकलेट लेके आई जहां पे टूरिस्ट पुलिस का स्कीम को डिटेलिंग में समझाया गया है और बताया गया है. कंट्रोल रूम, आउटपोस्ट, यूनिफॉर्म, रिक्रूटमेंट, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस बुकलेट के अंदर दी गई हैं. एज मैनी एज 25 पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं कंट्री के अंदर, वेयर द टूरिस्ट पुलिस नेसेसरी नीड है और उसे करना चाहिए. 30% डेपुटेशन के साथ इसे किया जा सकता है कि अलाउंस के साथ, विद द रिकमेंडेशन ऑफ द पुलिस पर्सनल हु ज्वाइन द टूरिस्ट पुलिस ऑन डेपुटेशन. जो डेपुटेशन में से ज्वाइन करेगा उसे 30% डेपुटेशन अलाउंस दिया जाएगा. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है तैयार किए जा सकते हैं कि जो भी टूरिस्ट के साथ क्राइम होते हैं उनके रिगार्डिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पे लेके आया जा सकता है. कैसे? अगर मैं एक एग्जांपल दे के बताऊं, ये आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर इंक्लूड कीजिएगा एग्जांपल के थ्रू, कि ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है. रेप एक कन्विक्ट था, बिटिहोत्रा मनहोत्री was tried for the raping a German national in Alwar, राजस्थान के अंदर, है ना. उन्होंने ट्राइड किया, मतलब एक तरीके से कोशिश की थी रेप को करने की, छेड़खानी की थी. तो 21 मार्च 2006 को ही वॉज सेंटेंस फॉर द 7 years तक की जेल उसे मिली थी. इम्प्रिजमेंट देखने को मिला था जेल, है ना. 12 अप्रैल को, सोचिए 21 मार्च से 12 अप्रैल, लगभग 22 दिन के अंदर यहाँ पे सजा सुना दी गई. तो ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक बेसिस में नहीं हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है. तो ये चीज़ हम कर सकते हैं. आई होप क्लियर हो गई होगी चीज़ें आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है उसको मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, है ना, स्टार्टिंग में ही, और धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर होगा, ठीक है. तो टुडे इज 8 दिसंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. तो देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बिफोर दैट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए. अगर आपको इसका PDF चाहिए लेक्चर का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिंक दी गई है, ज्वाइन कर दीजिए वहाँ से. साथ ही साथ अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो एडवर्स न्यूज एनालिसिस करके आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा. ये आपको लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमें यहाँ पे, क्लियर. तो इंस्टाग्राम में आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स जो पर डे की रहती है डेली बेसिस में वो देखने को मिलेगी, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स. साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी ID _प्रकाश द्विवेदी _ के नाम से मेरी ID है, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. तो आप मुझसे एग्जाम, सब्जेक्ट और पर्सनल रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप देख पा रहे होंगे कि पहली न्यूज़ आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी AAP AAP secures win with 134 seats in the municipal boards, ends 15-year rule of BJP. बीजेपी का 15 साल का जो रूल चला रहा था उसे अब समाप्त कर दिया है आपने. जो म्युनिसिपल पोल्स हुए हैं, म्युनिसिपल सीट के लिए इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे आप जीत के सामने आई है. दिल्ली के अंदर ये हुआ है ना. MCD के इलेक्शन थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन थे, वहाँ पे वो 134 सीट के साथ, 134 सीट के साथ दिल्ली यहाँ पे विजयी स्थापित हुई है.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई गोज स्लो ऑन रेट लिमिट्स इंक्रीज टू 35 बेसिस पॉइंट। आरबीआई जो है स्लोली रेट को इंक्रीज कर रहा है, 35 बेसिस पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब 35 बेसिस पॉइंट जो है इंक्रीज किया है रिसेंटली, है ना। अब ये बेसिस पॉइंट क्या होते हैं, अब मैं आपको समझा देता हूं कि जो 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, 100 BPS, वो होता है इज इक्वल टू 1%। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, है ना। अब रेपो रेट क्या होता है, आप लोग बताइए। रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मैं कई बार इसको समझा चुका हूं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है, आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये सर्च करके बताना है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लूंगा, रेपो रेट क्या होता है, लेकिन आज तो आपको होमवर्क में दिया है, ये आपको बताना है। चलिए, है ना, यही चीज छोटा सा पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कौन से और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि ये मैंने बात करी कि आपने इलेक्शन जीत लिया है, 134 वार्ड में जीत हासिल की है। बीजेपी ने यहाँ पे 104 सीट में जीत हासिल की है, कांग्रेस को 9 सीट मिली है और इंडिपेंडेंट और 10 को 3 सीट यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, है ना। राजस्थान गवर्नमेंट है फुलफिल द प्रोमिसेस ऑफ द वे फॉर्म लोन। राजस्थान गवर्नमेंट ने फुलफिल प्रॉमिस नहीं किया है, सब वे फॉर्म लोन्स को, ऐसा प्रॉमिस वगैरह सब चल रहा है ना। ऑपोजिशन का 22 लाख फार्मर का राजस्थान में, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इस तरह राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, तो एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ से जो मैंने आपको बता दी, शेयर कर दी, है ना। अब देखने को मिलेगा इसरो इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो इसरो अभी क्या करने जा रहा है, इसरो यहाँ पे मैं जूम करके एक एक आर्टिकल को दिखा दूंगा। इसरो इंक्स टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो इस क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इसरो, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। इसरो एक जो है MOU साइन करता है सोशल अल्फा, किसके साथ, विद सोशल अल्फा, अ मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, क्लियर, टू लॉन्च। ये लोग मिलके क्या लॉन्च करेंगे, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, SPIN, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। बार बार याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, SPIN न्यूज में है, ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको बताना है ये किस चीज से रिलेटेड, क्या ये स्टार्टअप है, क्या ये क्या है, टेक्नोलॉजी। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होगा तो आप इसको जरूर इजीली कर लेंगे। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क है ये, इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर द बिगोइंग बर्जनिंग द स्पेस न्यूरियल इकोसिस्टम। ये आपको याद रखना है, वन ऑफ ए काइंड पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन स्टार्टअप SME एंड स्पेस इंडस्ट्री, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसके बारे में ये क्या है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। अब देखिए कौंडिन्या सेंचुरी सीज द मैसिव शिफ्ट ऑफ ऑल फीमेल हर्ड फ्रॉम तमिलनाडु इंटर चित्तौर, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। ये देखिए कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रही, आप लोकेशन देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर है ना। इसको आपको पता होना चाहिए, क्लियर। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं। तो इन आंध्र प्रदेश विद अ पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये क्या हो रहा है, मेट करने के लिए जो है मेल और फीमेल जो है यहाँ पे 18 मेंबर का हर्ड, मतलब ग्रुप है इनका, हर्ड बोलते हैं। एलिफेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड बोलते हैं, है ना। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं मीटिंग करने के लिए, है ना। ऑफ द फीमेल एलिफेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ गुट्टियट्टम एंड पेरम्बट्टू ऑफ तमिलनाडु, बड़े अजीब से प्रोनाउंसिएशन होते हैं इनके, है ना। करेंटली मूविंग थ्रू द कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन ऑफ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश तक ये जा रहे हैं, ऐसा देखने को मिला है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन एलिफेंट की बात करता हूँ, इंडेंजर कैटेगरी के अंदर आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर इन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, इनके ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट सम ऑफ द अदर एलिमेंट्स भी मतलब अदर जो है एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो आप रीड कर सकते हैं, जैसे स्लॉथ बियर, पैंथर, चीतल, इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट है आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट, कुछ इनिशिएटिव हमने उठाए थे उसे आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया 1992 में लेके आए थे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप ASESG स्पेशल सर्वाइवल कमीशन बनाया गया था, इंटीग्रल पार्ट है इसका, ये आप याद रख सकते हैं। गज यात्रा याद रख सकते हैं,
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कैंपेन करवाया करते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर? आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। जल्दी जल्दी हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, विदाउट टाइम लिए। शॉर्ट में जितना यूज कर सकते हैं उतना मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। द पल्स ऑफ अनडूइंग द फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन, ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे कुछ अलग ही दिया, जैसे कि ये तो आपको पता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या कुछ डेटा दिया गया, उस डेटा के लिए हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस डायरेक्टली हम इस डेटा में मूव करते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे AIDIS 2019 रिलीज करता है इंडेक्स 2021 का, और ये सर्वे के अंदर क्या बताया जाता है, उस सर्वे से रिलेटेड इसका नाम आपको मेंशन करना है, ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे। ये ट्रेंड्स बताता है कि गरीब गरीब क्यों हैं, अमीर अमीर क्यों हैं, और गरीब ऐसा नहीं है कि हम पहले गरीब थे फिर बाद में अमीर हो गए, फिर बाद में फिर अमीर हो गए, फिर गरीब हो गए, ऐसा नहीं है। ये खानदानी गरीब चला आ रहा है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पे बताया गया, जैसे आप ये क्लिप में देख पा रहे होंगे, है ना। तो ट्रेंड्स इन द डीपनिंग कास्ट इनइक्वालिटी वेल्थ इन इंडिया, लैंड्स, लाइव स्टोर, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है वेल्थ इज अ बेटर मेजर ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस देन इनकम एंड कंजप्शन। लोगों की इनकम से उनका ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वो गरीब है या अमीर है। किस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं, उनके पास कितनी ज़्यादा वेल्थ है, उनके पास ज़मीन कितनी है, बिल्डिंग्स हैं, घर है कि नहीं है, मशीनरीज है कि नहीं है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो गरीब हैं या अमीर हैं। वेल्थ इज अ स्टॉक वेरिएबल दैट टेक्स टाइम टू चेंज वाइल इनकम कंजप्शन इज अ फ्लो वेरिएबल दैट अल्टर फ्रिक्वेंटली। इनकम जो है तेजी से बढ़ता घटता रहता है, लेकिन जो वेल्थ है उसे एक्यूमुलेट होने में समय लगता है। इसलिए वेल्थ इज अ रियल मेजर ऑफ द इनइक्वालिटी और रियल मेजर ऑफ द पॉवर्टी, है ना। क्लियर हुआ पॉइंट। इनइक्वालिटी इज ब्रॉडली फाउंड टू हैव राइजन इन, कहाँ बढ़ रहा है, बिटवीन 1990 टू 2020 के बीच में इनइक्वालिटी बहुत तेजी से देखने को मिला है कि बढ़ रहा है, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बताया गया है कि the collective discerning group these inherent inequality economic culture social capital pass the successive generation। जो inequality है वो तेजी से क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। जैसे एक जनरेशन में है दूसरी जनरेशन में ही पास हो रहा है ना। इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, ऐसा बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहा है, खानदानी गरीब रह जा रहा है ना, कि पहले भी गरीब था, अभी भी गरीब है और आगे भी गरीब रहेगा। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कुछ जैसे कि पॉइंट्स है, जैसे कि गिनी इंडेक्स के अंदर बताया जा रहा है कि वेल्थ इनइक्वालिटी गॉन अप फ्रॉम 0.62 पहले था 1992 में, अब 0.63 हुआ 2002 में, फिर 2012 में, हर 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। 0.67 हुआ, फिर बढ़ गया 0.68 हुआ 2019 के अंदर। तो तेजी से बढ़ने को देखने को मिल रहा है। वहीं पे इनकम की बात करता हूँ, कंजप्शन की फिगर की बात करता हूँ, 0.37 रहा है। इनकम स्टैंड 0.54 इन 2012 के अंदर। ये कुछ डेटा से आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। फिर यहाँ पे बात की गई है कि जो एवरेज पर कैपिटा वेल्थ है अमंग द अपर कास्ट वो लगभग 8 लाख रुपए है ना। 8,03,977 रुपए, 8,03,977 रुपीज इन 2009 में रहा है। ये एवरेज बताया गया है अपर कास्ट की वेल्थ। वहीं पे ओबीसी की वेल्थ बताई जा रही है एवरेज, तो वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं 4,09,792 रुपीज जो है ओबीसी की एक एवरेज वेल्थ है। वहीं पे दलित की अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज के लगभग है, और ट्राइबल्स की भी लगभग 2 लाख रुपए के तहत है। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखना है, जस्ट आपको एक अप्रोक्सीमेशन याद रखना है कि 8 लाख की है, दूसरे की 4 लाख, तीसरे की 2 लाख, 2 लाख। तो ऐसा इसका हाफ 4 लाख हुआ, फिर इसका हाफ 2 लाख हुआ, और लगभग ये दोनों सेम है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी कितनी है बताइए, 8 लाख रुपए है ना। 8 लाख रुपए, तो 8 लाख से आप ये जनरल की 8 लाख लगा सकते हैं, 8, 4, 2 और फिर 2। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वेल्थ को ऑन करते हैं, जो अपर कास्ट ऑन वेल्थ मोर देन 3 टाइम्स द दलित एंड द ट्वाइस द ओबीसी।
ओबीसी से 2 गुना और दलित से 3 गुना जो है वेल्थ ओन करते हैं अपर कास्ट। 45% ऑफ द टोटल वेल्थ जो है कंट्री का जो वेल्थ ओन करते हैं, दे कंट्रोल करते हैं अपर कास्ट। वहीं पे ओबीसी होल्ड करता है 40%, दलित होल्ड करते हैं 10% और आदिवासी होल्ड करते हैं, जो एसटी कम्युनिटी है वो होल्ड करते हैं 5% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द इंडिया। क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। लॉन्ग हिस्ट्री इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन देखने को मिला है, हिस्टोरिकल इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है ना। 60% एंड 22% रिस्पेक्टली फॉलोड बाय 7% फाइनेंशियल एसेट्स देखने को मिले हैं, है ना। लैंड्स वगैरह में बिल्डिंग को कॉन्स्टिट्यूट लार्ज पार्ट। तो जो जैसे लैंड को कंट्रोल करना, बिल्डिंग्स को कंट्रोल करना, उसमें से 60% कौन कंट्रोल कर रहा है? 60% कंट्रोल कर रहे हैं अपर कास्ट, 22% ओबीसी, 7% जो है एससी और एसटी। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। क्लियर? यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस आर्टिकल के अंदर थी, जो हमें याद रखना है ना। तो ये आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर? फिर एक लास्ट में एक स्टेटमेंट आ जाता है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ द distribution of wealth has always been deeply political and it cannot be reduced to purely economic mechanism। जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकली रहा है, नॉट द इकोनॉमिकली। ये चीज़ आपको समझना है कि जिसके हाथ में पावर होगी उसके हाथ में पैसा होगा। तो हिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ हैज ऑलवेज बीन डीपली पॉलिटिकल एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू प्योरली इकोनॉमिकल मैकेनिज्म में इसे पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये थॉमस पिक्टे कह रहे हैं, है ना। ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी इज पॉलिटिकल चॉइस। जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है सोसाइटी के अंदर, इट इज एन पॉलिटिकल चॉइस। ये आपको याद रखनी। फोकस ऑन द पास्ट 2 सेंचुरीज में फोकस हमने करके ये चीजें बताई हैं, ये चीजें लिखी हैं। स्टेटमेंट्स को अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू बिम्स्टेक एज अ की टू अ न्यू साउथ एशियन रीजन ऑर्डर। इस पूरे आर्टिकल को मैंने पढ़ा और उसमें मुझे ये मिला कि कुछ एक अलग से पॉइंट्स जो इस आर्टिकल में से एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ मैं वो चीजें बताऊंगा जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया। पहले तो सार्क की बात की गई है, SAARC। अब सार्क क्यों आर्टिकल ये न्यूज में है, आप देख पा रहे होंगे। आज है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर इज अ ऐसा चार्टर डे के रूप में इसे मनाया जाता है ना। इट वॉज ऑन दिस डे 37 years ago द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एंड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश। आज के ही दिन इसे इस्टेब्लिश किया गया था। आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आज के ही दिन सार्क जो है इस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर को। इसके अंदर जो कंट्रीज हैं उनके नाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द साउथ एशियन रीजन। ठीक है, फिर बाद में इसमें अफगानिस्तान भी जुड़ जाता है सार्क के अंदर लेटर। ये चीज आपको याद रखना। चलिए सार्क के सबसे पहले हम मेंबर कंट्रीज भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ आपने अफगानिस्तान है, ऊपर से चलिएगा, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये दोनों हो गया, है ना। फिर इंडिया, याद रखिएगा इंडिया तो है ही है बीच में। यहाँ पे नेपाल भी इसका पार्ट है, भूटान भी पार्ट है, बांग्लादेश भी पार्ट है ना। हमारे सारे नाइबर कंट्रीज आ गए, चाइना को छोड़ के, चाइना को हटा देना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ तक हो गया। फिर श्रीलंका, इसका भी नाम याद रखना है, श्रीलंका भी। और फिर मालदीव, ये भी याद रखना है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? ये 8 के 8 कंट्रीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सार्क के अंदर आ जाते हैं। अफगानिस्तान, ठीक है ना, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, सारे हमारे नाइबर कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना। क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। मैप को आप बार बार देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। बिम्स्टेक की बात करता हूं, बिम्स्टेक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक की मैं बात करता हूं, उसको भी मैं आज समझाऊंगा। यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ पे कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले इंडिया से शुरू होता है, फिर नेपाल, फिर भूटान,
फिर बांग्लादेश, ये तो कॉमन कंट्री हो गया। श्रीलंका भी हो गया इसके अंदर कॉमन कंट्री। हाँ, 2 कंट्रीज और आ जाते हैं, म्यांमार और थाईलैंड, है ना। तो इन दोनों कंट्रीज के नाम भी आपको याद रखने हैं। एशियन देख लेते हैं, क्योंकि एशियन की भी बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि म्यांमार। आसियान के अंदर कितने कंट्रीज है बताइए? म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सार्क की मैं बात करता हूं, उसके अंदर एक निकल के आया कॉन्सेप्ट एशियन -X फॉर्मूला, -X फॉर्मूला। एशियन लिखा आपने, -X फॉर्मूला। ये कैसा फॉर्मूला है? ये अप्लाई होता है एशियन के अंदर, और यही सेम चीज अप्लाई होती है बिम्स्टेक के अंदर भी। यहाँ पे बताया फ्लेक्सिबल बिम्स्टेक -X फॉर्मूला माइट हैव अलाउड इंडिया एंड बांग्लादेश और इंडिया एंड थाईलैंड टू कंडक्ट देयर ऑनगोइंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब पहले आप इस फॉर्मूले को समझिए। फॉर्मूले का ये कहना है अलाउ 2 और मोर नेशन टू इनिशिएट द नेगोशिएशन फॉर द इकोनॉमिक कमिटमेंट। सपोज एक ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप है, सपोज बिम्स्टेक ले लीजिए आप, या फिर एशियन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। कुछ इस ग्रुप के अंदर कोई भी चीज़ें हुई कि हम ये टैरिफ मेजर रखेंगे या नहीं रखेंगे, आपस में ये सब के अंदर हुई। लेकिन कोई 2 कंट्रीज आपस में चाहते हैं कि हम आपस में FTA रखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखें, या टैरिफ मेजर ना रखें, है ना। आप जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं या कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कमिटमेंट्स कर रहे हैं इकोनॉमिक रिलेटेड, हम ये चीज़ नहीं करना चाहते, हम इसमें नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ अलाउ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ अलाउ है उसे ही कहते हैं एशियन -X। तो वो कंट्रीज जो नेगोशिएट कर रही हैं उसमें इकोनॉमिक कमिटमेंट में फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसे एशियन X के अंदर रखा जाएगा। मतलब रहेंगे तो पार्ट वो एशियन का ही, लेकिन एशियन X के तहत एशियन -X के तहत ये इसमें अलाउ है। ये काफी बढ़िया पॉइंट है जो कि सार्क के अंदर नहीं देखने को मिलता है। सार्क क्या है? फ्लेक्सिबल भी नहीं है। एशियन क्या है और क्या नाम से बिम्स्टेक क्या है? ये भी इतना भी फ्लेक्सिबल है कि इसको दूसरे कंट्रीज भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिम्स्टेक के चार्टर में लिखा हुआ, आर्टिकल 6 के अंदर लिखा हुआ, ये आर्टिकल भी याद रखना है आपको, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि बिम्स्टेक चार्टर टॉक अबाउट द एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर, ठीक है, टू द ग्रुप। इसमें नए मेंबर जुड़ सकते हैं। दिस पेव्स द वे टू, किसके लिए बताइए? मालदीव वगैरह जैसे कि कंट्री से मालदीव वगैरह इसका पार्ट नहीं, तो मालदीव वगैरह इसका पार्ट बन सकती हैं इन नियर फ्यूचर। तो ये एक बूस्ट करेगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, है ना। अब क्योंकि एशियन जो है सार्क जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 2014 के बाद से कोई भी मीटिंग, कोई भी समिट जो है सार्क का अभी तक नहीं हुआ है ना। रूडरलेस एंड प्रैक्टिकली डेड हो चुका है एक तरीके से सार्क। तो अभी इसका अल्टरनेट बोल रहे हैं कि इसका अल्टरनेट क्या है? बिम्स्टेक है ना। तो अब हम देखते हैं सार्क और बिम्स्टेक रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इससे कैसे डील करेंगे और क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन तरीके से लेके आया हूँ। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आपको। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, पहले तो फुल फॉर्म याद रख लीजिए, है ना। फिर दूसरे में क्या याद रख लीजिए आप लोग? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सेटअप इन 1985, हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है, 8 मेंबर हैं इसके अंदर कोऑपरेशन, ठीक है। किस चीज़ के अंदर कोऑपरेशन करते हैं? एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, ट्रेड, फाइनेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी एलिवेशन, नेचुरल डिजास्टर, लगभग हर सेक्टर के अंदर इसके अंदर वर्क किया जाता है। जयशंकर जी ने अभी रिसेंटली, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ इन्होंने क्या 3 की चैलेंजेस बताए हैं सार्क से रिलेटेड। क्या? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऑब्स्ट्रक्ट ट्रेड और ब्लॉकिंग कनेक्टिविटी। ये तीनों को आपको यूज करना है आंसर राइटिंग के अंदर। कॉमन गोल क्या होता है? एम्स टू अचीव द सोशल कल्चर को बढ़ाना। मैं इसको अलग ले लेता हूं जिससे इजीली चीजें हो पाए आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, पीपल विथ साउथ एशियन रीजन में ये आपको याद रखना है। सिंस 2016 आफ्टर द पठानकोट अटैक जब होता है उसकी वजह से बायकॉट कर दिया जाता है इसके समिट को इंडिया के द्वारा, है ना। और अभी इसके समिट नहीं हुए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? अपन फॉरेन पॉलिसी क्या है? पहले तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए साउथ एशियन रीजन में। और क्यों इंपॉर्टेंट है? 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी, इसलिए हमें इसको रिवाइव करना चाहिए। इट इज द मोस्ट पॉपुलस 1/5 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की यहाँ पर रहती है।
$3.5 ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी है। सोच लीजिए, $3.5 ट्रिलियन की अकेली इकोनॉमी कहाँ है? सार्क के अंदर है। इशू क्या है? फेस कॉमन प्रॉब्लम क्या हम फेस कर रहे हैं, इसका इशू जो भी हम कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हंगर कैन सॉल्व, है ना। ये हमारे कॉमन प्रॉब्लम है, सार्क के प्रॉपर सार्क की कंट्रीज के कॉमन प्रॉब्लम है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। गिव वॉइस टू ऑल साउथ एशियन कंट्रीज को ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक आवाज देता है, छोटी छोटी कंट्रीज को जैसे भूटान, नेपाल को भी एक वॉइस देता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए, टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी को बनाने के लिए, टू काउंटर द चाइनास बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, द स्टेबिलिटी ऑफ द सार्क के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे साउथ एशियन रीजन के अंदर, इसलिए भी सार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेररिज्म को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, इन सब को काउंटर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 4-4, 5-5 पॉइंट हैं, याद कर लेंगे, पीडीएफ में दे दूंगा, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से बिल्कुल आपको ये चीज याद करनी है। बायलैटरल ट्रेड को बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव आउटकम क्या है सार्क से? जैसे कि सार्क सैटेलाइट हमने निकाली थी, सार्क यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन फूड बैंक बनाया जाता है ना, और सॉफ्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है इसके अंदर। वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंडिया रिलीफ, जैसे इंडिया ने रिलीफ कोविड फंड बनाया सार्क कंट्रीज के लिए, है ना। सार्क मोटर व्हीकल एक्ट निकल के आया है। तो सारे पॉजिटिव आउटकम भी आप लिख सकते हैं। क्यों सार्क हमारे लिए इतना ज़्यादा फेल्यूर मिल रहा है? क्योंकि हिस्टोरिकल एनिमिटी है, डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट मिलता है, इंडिया श्रीलंका का डिस्प्यूट मिलता है, बांग्लादेश पाकिस्तान का डिस्प्यूट मिलता है। तो सारी डिस्प्यूटेड कंट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को इसके अंदर भी मिलता है। प्रमोशन ऑफ टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर का प्रमोशन देखने को मिलता है। तेजी से ये नॉन स्टेट एक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, बाय द पाकिस्तान की बढ़ा रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है, ये इसलिए फेल हो रहा है। सीन एज अ मेजर फेल्योर ऑफ द सार्क, ये सबसे बड़ा फेल्योर है, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है? नॉन स्टेट एक्टर और टेररिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा हवा दे रहा है। नो डिस्प्यूट में कोई डिस्प्यूट मैकेनिज्म नहीं है, इसके अंदर कोई रिजोल्यूशन नहीं है। बिग डेडली एटीट्यूड देखने को, बिग डैडी जो एटीट्यूड है ना, देखने को मिलता है इंडिया का। ऐसा मतलब लोग ऐसा सीन कर रहे हैं, छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं वो ऐसा देखने को मिलता है कि इंडिया जो है बिग एटीट्यूड है, बिग डैडी एटीट्यूड देखने को मिलता है। लैक ऑफ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, चाइना का इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इकोनॉमिक सिमिलर स्टेज कॉम्पीटिंग इकोनॉमी से, मतलब एक दूसरे के साथ हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी कॉम्पीट कर रहे हैं, तो हम एक साथ कैसे आएंगे? तो कॉपरेशन की आवश्यकता हो जाती है। लेक ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती है ना, और ये चीज़ लैक देखने को मिलती है स्टेबल डेमोक्रेसी के अंदर कंट्रीज के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। क्या तख्ता पलट हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, हर आए दिन तख्ता पलट हो रहा है। अफगानिस्तान में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना, तालिबान का इश्यू देख लीजिए आप। श्रीलंका के अंदर भी क्राइसिस चल रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। नेपाल के अंदर भी बहुत बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, बार बार चीज़ें पलट रही हैं, तो ये इसलिए भी फेल्यूर देखने को मिलता है। फ्यूचर क्या है सार्क का, आप लोग बताइए। रीजन कांट ग्रोथ विदाउट सार्क। ये जो सार्क रीजन है, ये जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है, वो ग्रोथ नहीं कर सकता है अगर सार्क रिवाइव नहीं होगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन कांट फेल, इसे फेल होना हम वही नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कॉमन फ्रंट ऑफ द कन्वर्जेंस, बायलैटरल इशू को हमें सॉल्व करना होगा, केप्ट आउटसाइड रखना होगा। जो इंडिया और पाकिस्तान का इशू है, या बांग्लादेश और पाकिस्तान का इशू है, या फिर इंडिया और श्रीलंका का इशू है, जो भी इशू है हमारे चल रहे हैं, सबको हमें साइड रखना होगा और रिव्यू करना होगा सार्क को, है ना। इफ़ यू वांट, ये चीज़ लिख सकते हैं आप, बहुत प्यारा पॉइंट है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, इफ़ यू वांट टू मेक पीस विथ एनिमी देन यू नीड टू वर्क विथ एनिमी। अगर आप अपने शत्रु के साथ, एनिमी के साथ पीस रखना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ काम करना होगा। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसके साथ आप एंड कर सकते हैं क्वेश्चन का, या फिर स्टार्ट कर सकते हैं, है जो भी आपको लगता है। ये बीच में डालना चाहे वहाँ डाल लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट कर दीजिएगा, और चाहे अगर आपके पास स्टार्टिंग में अच्छा पॉइंट्स हैं तो आप इसको एंड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बिम्स्टेक की बात की थी हमने, तो चलिए बिम्स्टेक भी देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये कंट्रीज हैं। मैं आपको मैप में दिखा भी चुका हूँ। श्याम सरन जी क्या कहते हैं? बिम्स्टेक इज अ ब्रिज बिटवीन द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया।
है ना। ये कहते हैं कि बिम्स्टेक एक ब्रिज का काम करता है किसके, साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के बीच में, है ना। तो बहुत ही प्यारा पॉइंट है, इसको आप जरूर से जरूर यूज कीजिए। फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेवलपमेंट, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है डेवलपमेंट का नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस इंक्रीज आफ्टर द डिसफंक्शन नेशन ऑफ सार्क। सार्क के डिसफंक्शन की वजह से बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ जाता है। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछिए अपने से। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 से 2 पेज में खत्म कर लेना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है आपको, उतना कर लीजिए जितना रिकॉल कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बताता चलूंगा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको, है ना। इट फॉर्म्स एन ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड $160 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को बनाना है सर जी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, अगर करना है आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट, तो आपको बिम्स्टेक को लेके आना होगा। बिम्स्टेक को अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रो लेवल में इसमें वर्क होना चाहिए टू काउंटर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI को काउंटर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एशिया और इंडिया का रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैंने ऐसा नहीं किया कि आपको भर भर के पॉइंट दे दूं, है ना। छोटे छोटे पॉइंट हैं, 2-2 वर्ड हैं, 3-3 वर्ड हैं, याद कर लेंगे, याद रहेगा, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, आंसर राइटिंग करके आएंगे, फटाक से नंबर मिलेंगे। और ऐसे यूपीएससी के अंदर लिखना होता है। इशू क्या है देख लेते हैं फटाफट। 5 सबमिट इन द लास्ट 20 से 25 साल में 5 सबमिट हो रहा है, जबकि चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको सबमिट करें, ज्यादा से ज्यादा इसको ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइटेड रखें। नो कॉमन चार्टर, कोई कॉमन चार्टर ही नहीं बनाया सर, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी, है ना। ये इशू के ऊपर वर्क करना होगा। इसी को वे फॉरवर्ड में भी आप लिख सकते हैं कि इसके ऊपर वर्क करना। लैक ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है। इंडिया नॉट एबल टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। BBIN, इसका अल्टरनेटिव निकल के आ रहा है ना, जैसे सब ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रहा है विद इन द बिम्स्टेक के अंदर ही, है ना। ये लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड के अंदर, आप लिख सकते हैं दिस कांट बी सीन एज एन अल्टरनेटिव और रिप्लेसमेंट ऑफ द सार्क, है ना। It should be seen as an organization to fulfill our foreign policy, neighborhood first policy, should focus on the practical cooperation of the followed by the signing the free trade agreement, mangrove conservation, disaster management, maritime security, इन सबसे रिलेटेड हो सकता है। बिम्स्टेक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये चीज़ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जेनेसिस ऑफ द बिम्स्टेक हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बिम्स्टेक क्या है, आप यहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया है, PDF के अंदर मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। क्लियर। ये देखिए टूरिस्ट वाला तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से जो है दिल्ली के अंदर यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस जो है लेके आई गई है। क्लियर। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, इसको भी मैं देख लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको। एक बात की करी है कॉन्जुगल राइट्स की या कॉन्जुगल विजिट फॉर द प्रिजनर्स की। इसको आप इथिक्स से भी यूज कर सकते हैं, इथिक्स में भी कि एम्पैथी के अंदर, है ना, एम्पैथी के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। एम्पैथी सिंपैथी की आपका एम्पैथी है, सिंपैथी कैन राइट ऑफ द प्रिजनर और टू द कंपनी एंड देयर स्पाउस रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट। क्या ये फंडामेंटल राइट है? मतलब पहले तो मैं बता दूं कॉन्जुगल राइट होता क्या है। अगर आप देखेंगे कॉन्जुगल राइट को, कॉन्जुगल राइट्स आर द राइट क्रिएटेड बाय मैरिज। जो मैरिज की वजह से आपको राइट्स मिलते हैं वो कॉन्जुगल राइट्स होते हैं। दैट इज द राइट ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ टू द कंपनी ऑफ देयर स्पाउस। जिसके स्पाउस हैं उसकी कंपनी में उसका अधिकार होना, उसके घर में उसका अधिकार होना, बराबर का अधिकार होना, ये क्या है? कॉन्जुगल राइट्स हो जाते हैं। कॉन्जुगल विजिट्स क्या होता है? रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउ करना प्रिजनर्स को टू स्पेंड सम टाइम इन प्राइवेसी। प्राइवेसी में कुछ समय जो है अपने पति या पत्नी के साथ, वो हस्बैंड और वाइफ के साथ, जिसके साथ भी वो मतलब उनके जो पार्टनर है उसके साथ बिता सके, स्पाउस के साथ विद इन द प्रेजेंट इन अ जेल, एक देख रेख में प्राइवेसी के अंदर वो अपना समय बिता सके, ये चीज़ है। इससे क्या होगा, जो बहुत सारे जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं या क्राइम कर रहे हैं तो वो डिप्रेशन के शिकार में नहीं जाएंगे, है ना, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। उनको मतलब ये चीज़ रहेगी, वो देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, बाहर की दुनिया से रूबरू रहेंगे, एक तो मिलते रहेंगे, थोड़ा सा आस बनी रहेगी, जीने की चाहत बनी रहेगी। वरना जो सोसाइटल रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना,
क्राइम बढ़ रहा है, सुसाइडल रेट बढ़ रहा है, वो कम हो सकता है। साइकोलॉजिकल हेल्थ जो खराब हो रहा है वो तेजी से सुधर सकता है ना। यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स के अंदर ये प्रिजनर्स के राइट्स को भी ये चीज़ यूनाइटेड नेशन के अंदर भी बताया गया है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979 का केस बताता है कि विजिट टू प्रिजनर्स बाय द फैमिली एंड फ्रेंड, सोशल आइसोलेशन, only the dehumanized system can derive the vicarious delight of depriving prisoner inmate the human amenity। इस चीज को आप याद रख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताया गया कि इनके राइट्स हैं, है ना। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ, महराज वर्सेस स्टेट 2020 का रिसेंट का केस है। आप इसको करंट अफेयर्स से भी रिलेट कर सकते हैं और इस केस को यूज कर सकते हैं। द मद्रास हाई कोर्ट वाइल कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ द वेदर कंजुगल राइट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर द आर्टिकल 21 ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन डिफरेंशिएटेड स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट आर्टिकल 21 फॉर लॉ एबिडर्स एंड लॉ वायलेटर्स। तो इसको आर्टिकल 21 के तहत भी रखा जा सकता है ना। कंजुगल राइट्स को राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पॉलिटी के अंदर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर, तो इसको भी आपको याद रखना है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। कंजुगल राइट्स क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये चीज़ हमने बता दी। अब देखिए छोटी छोटी न्यूज़ से मैं फटाफट पढ़ूंगा इसको, है ना। कुछ खास ऐसी नहीं है। नो प्लान टू कंडक्ट द रिक्रूटमेंट एग्जाम ओनली इन हिंदी। तो कोई ऐसा प्लान नहीं बताया जा रहा है कि जो हिंदी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में एग्जाम लें, है ना। तो सेंटर ने चीज़ बोली है ना। एसएससी का जैसे एग्जाम हो गया सिर्फ हिंदी में हो, ऐसा गलत है और नहीं होना चाहिए जो भी है। तो ये पॉइंट यहाँ पे था, इस सभी लैंग्वेज में होना चाहिए, तो ऐसा चीज़ कहा जा रही है। हिंदी ऐसा कंपलसरी मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट केंद्रीय विद्यालय ये किया गया है केबी के अंदर और IITs के अंदर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। जो कंपलसरी पेपर इंग्लिश हुआ करता था उसे रिप्लेस करके अब हिंदी किया जा रहा है रिक्रूटमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग, है ना। बालकृष्णन पैनल क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 डिक्लेयर वॉइड। जो क्लॉज 3 है उसे डिक्लेयर वॉइड कर दिया गया है ना। अब ये आप देखेंगे ऑर्डर, मतलब आप ऐसा समझिए, आप ऐसा समझ सकते हैं एक्सट्रीम सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अराइजिंग ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी अराइज हुई थी जो एससीज और एसटीज से, जो एससीज हैं, है ना, अगर वो पहले धर्म परिवर्तन करके कहाँ पहुँच जाते हैं, धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अडॉप्ट कर लेते हैं या क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेते हैं, और अगर वो फिर से वापस आना चाहते हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो उन्हें वो क्लेम नहीं मिलेगा। दलित का क्लेम जो बेनिफिट, रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर। चलिए एक बिल लेके आए हैं यहाँ पे, बिल टू अमेंड द लॉ ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, द बिल टू अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सेक्टर वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा वेडनेसडे के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इस बिल के अंदर क्या है, इस बिल को थोड़ा सा पोज किया जा रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड बिल है। मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। द बिल हैड द प्रोविजन फॉर सेटिंग द कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। एक इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, है ना। कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया जाएगा, कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन बनाया जाएगा, ऑम्बड्समैन बनाया जाएगा, है ना। जी ये सारी चीज़, ऑफिसर बनाया जाएगा, इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर। टू प्रमोट इक्विटी एंड facilitate inclusive promote vision relating to the representation of women and scheduled caste scheduled tribe member on the board of multi state cooperative societies have been included। ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है। लीडर ऑफ द कांग्रेस इन द लोकसभा अधीर रंजन चौधरी से कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी केम अंडर द स्टेट लिस्ट। ये कहते हैं ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, तो क्यों आप इसके ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि ये इलेक्शन कमीशन, मतलब एक तरीके से इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया जाएगा, मतलब ये सारी नई पोस्ट लेके आई जाएगी। ये इस बिल के अंदर ये चीज़ें हैं। और इस बिल के अंदर एक चीज़ और है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन इंक्रोचिंग अपॉन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट इज वाई प्रोटेस्ट क्रॉपिंग द अक्रॉस द नेशन, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर। चलिए
आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्टिव सेशन, यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे सब लोगों से आग्रह किया है कि एक कलेक्टिव सेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। यूजीसी फॉर्म अ पैनल टू वर्क टेक्स्ट बुक, यूजीसी एक पैनल फॉर्म करेगा जो कि टेक्स्ट बुक में वर्क करे, सभी इंडियन लैंग्वेज में डिजिटल लेके आया जाए। यूजीसी फॉर्म अ पैनल टू वर्क ऑन द टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेज, सभी टेक्स्ट बुक को इंडियन लैंग्वेज में लेके आया जाए, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर काम जो है स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन भी लेके आया जाए। सेंट्रल आज गूगल टू स्टॉप द पब्लिशिंग ऑनलाइन बेटिंग एड, सेंट्रल ने गूगल से बोला है कि आप जो है ना ये ऑनलाइन बेट जो होते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट जो आप चला रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट किसी भी इस तरीके से नहीं चला सकते। लेटेस्ट गाइडलाइन निकाली है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। गाइडलाइंस प्रिवेंशन मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, इंडोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट 2020 का, ये आपको याद रखना है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं है ना। कभी फिर हम इसके बारे में जब ये आर्टिकल आएगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट वगैरह क्या होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के अंदर इस तरीके से जो भी ये इसके डिस्क्रिप्शन है वो मैं पोस्ट कर दिया करता हूँ, तो वहाँ से आप देख इसको देख सकते हैं। तो जरूर पेज को जरूर आपको फॉलो करना है। क्लियर। फिर एक नेक्स्ट न्यूज देख पा रहे होंगे, प्लान टू इंस्टॉल 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2030 का 2.44 ट्रिलियन का वो इंस्टॉल किया जाएगा 2030 से पहले। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, आई होप क्लियर हो रही होगी चीज़ें आपको। आरबीआई यूपी हेल्प इन ई कॉमर्स शेयर परचेस दास, एक छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको, अब देखिए मीराबाई से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही प्यारी एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि इनका जो हाथ था वो थोड़ा सा देखिए रिस्ट जो है इशू आ रहा था हाथ में, फिर भी मीराबाई जी ने क्या किया, सिल्वर मेडल यहाँ पे जीत लिया, है ना। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग कंपटीशन के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीत के आई हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग न्यूज़ है जो आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इंस्पायरिंग न्यूज़ के अंदर, और आपको इंस्पायर मतलब डे टू डे लाइफ में इंस्पायर होने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप थोड़ा सा लेक्चर लंबा था लेकिन बहुत प्यारा था आज का लेक्चर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस किया। प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ और हर जगह इसको फैला दीजिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।